फैट बर्नर्स या मोटापा घटाने की जो दवाएँ होती हैं, वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं और क्या वो लेनी चाहिए? कॉमनली नाम सुनते होंगे ओज़ेम्पिक एंड मोंजारो। जी, बहुत। सी हर दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। सो यू शुड फर्स्ट कंसिडर योर पीडियाट्रिक सर्जन और द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। कोई इंसान है जिसका ऑप्टिमम वज़न 50 किलो होना चाहिए, उसका 55 या 60 है और दूसरा इंसान है जिसका होना चाहिए 50 पर 80 है। तो क्या दोनों लोगों को दवा लेने से फ़ायदा होगा? हमें देखना होता है कि किस फ़ायदे और नुकसान को हमें ना एक तराजू में लेके तोलना होता है। आपको मोटापा तो दिखेगा बट आपको उसके पीछे का डिप्रेशन नहीं पता लगेगा। तो अगर मोटा-मोटा सेफ्टी की बात की जाए तो इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी नाउअडेज़। वज़न घटाने के जो तरीके आप अपनाते हैं, उनमें फ़ायदे नुकसान क्या है? आप कैलोरी एक्सेस में लेते हैं और आपका आउटपुट जो है वो उसके हिसाब से कम होता है तो वज़न बढ़ता है। मतलब इट्स द सिंपल मैथ्स। बड़ा सीधा सा हिसाब है वैसे तो कि आप खाए जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एवरीबॉडी इज बिजी। मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हैं, हर कोई बिजी है। बट शरीर आपका ये नहीं समझेगा। इंसान को भूख भी कम लग रही है, उसका पेट भी जल्दी भर रहा है, तो क्या ऐसे में उसको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है? उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी ये होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। सर्जरी के बाद भी जो आपको डाइट चार्ट दिया जाता है या डाइट जिस तरह से बताई जाती है उसको फॉलो करना होता है। ओबेसिटी के और भी कारण हो सकते हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या-क्या नहीं खा सकते? जो हाई कैलोरी वाली होती हैं वो नहीं खा सकते, नहीं पी सकते कि कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वज़न कम करने के लिए वैसे तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, संतुलित खाना खाना चाहिए और वज़न जब बढ़ रहा हो तभी उस पर लगाम लगा लेनी चाहिए। लेकिन कई बार नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है कि वज़न घटाने के लिए ऑपरेशन टेबल तक पहुँच के सर्जरी भी करवानी पड़ती है। ये नौबत क्यों आती है? कैसे आती है? सर्जरी किन लोगों को करानी पड़ती है? कौन करा सकता है, कौन नहीं करा सकता? और वज़न घटाने के जो तरीके आप अपनाते हैं, उनमें फ़ायदे नुकसान क्या है? इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आदित्य शर्मा हैं जो कि जीआई सर्जरी करते हैं बहुत सालों से और बेरियाट्रिक सर्जरी यानी मोटापा घटाने की जो सर्जरी होती है, उनमें इनकी स्पेशलिटी है। डॉक्टर साहब, पहले तो इतना वज़न बढ़ता कैसे है कि वो आपकी ओटी टेबल तक पहुँच के ही कटता है? देखिए, आपका क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं यही करूँगा कि जी लॉजिक के हिसाब से जाएं तो जब आप कैलोरी एक्सेस में लेते हैं और आपका आउटपुट जो है वो उसके हिसाब से कम होता है तो वज़न बढ़ता है। मतलब इट्स द सिंपल मैथ्स। तो आप एक्सेस ईटिंग करते हैं या फिर एक्सेस कैलोरीज लेते हैं और आपका वर्कआउट उस हिसाब से नहीं होता है तो ऑब्वियसली वेट गेन होता है। अब ये होता है कि कुछ लोगों में ये साइकिल बन जाती है ना। वो एक्सेस कैलोरीज तो कंज्यूम करते ही रहते हैं बट अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, ऑफिस में वर्किंग की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग की वजह से उतना वर्कआउट नहीं कर पाते हैं। तो कैलोरीज आपकी उतनी ही जा रही हैं बट वर्कआउट आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है तो उसी की वजह से वज़न बढ़ता है। बड़ा सीधा सा हिसाब है वैसे तो कि आप खाए जा रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं और आपका वज़न बढ़ रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन हर मोटा आदमी ऑपरेशन की टेबल तक नहीं पहुंचता। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जिसे मोटापा घटाने की सर्जरी आमतौर पर लोग कहते हैं, उसके कैंडिडेट कौन लोग होते हैं? देखिए ऐसा होता है कि मोटापा पहले तो हम ये बात करते हैं कि उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है ना, कि उस नौबत तक आया ही ना जाए, वहाँ तक पहुँचा ही ना जाए। तो अपने लाइफस्टाइल में ही थोड़े से अगर चेंजेस कर लेते हैं तो उसी से ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं, है ना। वो ड्रास्टिक चेंजेस क्या हैं या फिर वो लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या हैं जो किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला कि अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को कंट्रोल करना, है ना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, आपके प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आप उनको कंट्रोल में रखते हैं तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा रहता है और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट कम रहता है तो आपका एक कैलोरी डेफिसिट मेंटेन होता है। अच्छा। मोटा मोटा किसी भी इंसान के लिए आप किसी भी डाइटिशियन के पास में आप अप्रोच कर सकते हैं और उनके हिसाब, अपने वेट के हिसाब से, अपनी हाइट के हिसाब से आप एक डाइट प्लान ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो दैट कैन हेल्प। दूसरी बात है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज को अगर अपने सी एवरीबडी इज बिजी, मैं भी बिजी हूँ, आप भी बिजी हैं, हर कोई बिजी है बट शरीर आपका ये नहीं समझेगा, है ना। तो उसको तो थोड़ा सा वर्कआउट चाहिए, है ना, हेल्दी रहने के लिए भी और वेट को भी चेक में रखने के लिए। तो अगर आप रोज़ के रोज़ हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आप अगर एक्टिविटी करते हैं या वर्कआउट करते हैं या इवन आप वॉकिंग भी करते हैं, इनफैक्ट अभी जो रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं उनके हिसाब से अगर आप 10,000 स्टेप्स भी रोज़ के चलते हैं तो उससे भी आप अच्छा वेट लॉस भी अचीव कर सकते हैं और अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकते हैं। तो बस ये अगर आप छोटे छोटे चेंजेस करते हैं तो उस नौबत तक आप पहुँचेंगे ही नहीं।
पर ये काम इतना मुश्किल है कि मोटे लोगों की संख्या भारत में बढ़ती चली जा रही है। उसका एक कारण ये भी है कि जो फास्ट फूड्स हैं, ये सब आइटम्स बढ़ गए हैं, है ना। एंड प्लस मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी इस चीज़ में हेल्प करता है, मतलब इस चीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। कुछ एक डिप्रेसिव पेशेंट्स भी होते हैं जिनमें ओवर ईटिंग के सिम्टम्स होते हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, सब कुछ उन्हीं पे ब्लेम करना इज़ नॉट राइट, बट देर आर मल्टीपल फैक्टर्स टू इट। तो दूसरी बात जो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन कि अब कब हमें ये है कि बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी के कैंडिडेट हो रहे हैं या बेरियाट्रिक सर्जरी उनको कंसिडर करना चाहिए। सो एक सिंपल पैरामीटर होता है, हम बॉडी मास इंडेक्स नापते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स किसी भी इंडिविजुअल के वेट और हाइट से नापा जा सकता है। वो खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, गूगल पे जाके बस BMI आप डालेंगे और अपना हाइट और वेट डालेंगे तो BMI कैन बी कैलकुलेटेड। सो अकॉर्डिंग टू सो मैनी स्टडीज़, जो भी आज तक इतनी स्टडीज़ हुई हैं, उनके मुताबिक अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स इज ग्रेटर देन 40 विद नो कोमॉर्बिडिटीज 40, यस 40 24 होना चाहिए आइडियली। या 24 से कम, एंड 24 से 28 तक अगर होता है तो वो प्री ओबीज में आते हैं, 24 से 28 या 29 तक। और फिर उसके ऊपर में वो ओबेसिटी की रेंज में आ जाते हैं। ओबेसिटी भी कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, 2, 3। तो 35 एंड 40 दो हमारे चेक पॉइंट्स लिए गए हैं फॉर द कैंडिडेट्स टू बी बेरियाट्रिक सर्जरी। वो क्या होता है कि 40 अगर किसी का BMI है एंड उनको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। कोमॉर्बिडिटीज से हमारा मतलब है कि जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एक प्रॉब्लम होती है स्लीप एपनिया सिंड्रोम या बायलैटरल नी में पेन, अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो BMI 40 के अबव में बेरियाट्रिक सर्जरी कंसिडर करना चाहिए। पर डॉक्टर साहब ऐसा होता होगा BMI 40 है और ना डायबिटीज़ है, ना कुछ और है, ना घुटनों में दर्द है, ऐसा मरीज मिलता है आपको? हाँ, यंग पेशेंट जो होते हैं यूजुअली वो इसी तरह से होते हैं। ऐसी बॉडी बड़े टाइम तक रेजिस्ट करती रहती है ना। हमारे बॉडी में बड़े सारे मैकेनिज्म्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करती रहती है। तो यंग पेशेंट्स में यूजुअली ये रेजिस्टेंस के जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। तो मोस्टली यंग पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अर्ली 20s में हुए या 30s, इनफैक्ट 30s में भी, जो कि BMI 40 तक भी पहुंच गए होंगे और उनको कोई कोमोर्बिडिटीज नहीं आई होंगी। ये भी इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी आपका कितना साथ देती है। आप 125 किलो वजन के साथ तब जाके BMI 40 मुझे लगता है अचीव होता है। 125 किलो पर हैं तब भी बॉडी अभी भी आपको शुगर से बचा रही है, अभी आपको घुटनों के दर्द से बचा रही है और दूसरे हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोमॉर्बिडिटी जो साथ में आने वाली बीमारियां जो दावत देती हैं उनसे बचा रही है। बिल्कुल, तो बॉडी आपको सारे ऑप्शंस दे रही है बट आप वो ऑप्शंस चुन नहीं रहे हैं। आप चुन नहीं रहे। बिल्कुल, फिर एक टाइम के बाद बॉडी गिव वे करना शुरू कर देती है। तो हाँ, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं इनका BMI 40 इवन 50 भी होता है बट उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं डेवलप हुई होती हैं। ऊपर वाले ने उनको किस्मत अच्छी दी है। हाँ, या फिर बॉडी का मैकेनिज्म का है ऐसा है। एंड जो सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है कि विद कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और ये सब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं जी। और उनका BMI इज़ 35। तो अगर ये सब कोमॉर्बिडिटीज होती हैं तो हम 35 BMI पे ही बेरियाट्रिक सर्जरी को कंसिडर करते हैं। ऑल्दो आजकल जो न्यू स्टडीज़ हुई हैं बेरियाट्रिक सर्जरी पे, बहुत स्टडीज़ चल रही हैं वर्ल्ड वाइड। अब ये भी इस्टेब्लिश्ड है कि किसी को अगर डायबिटीज़ है या फिर साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उनका BMI 32.5 पे ही हम बेरियाट्रिक सर्जरी कंसिडर करते हैं, बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम, उनके हार्ट के लिए। और जितने भी बॉडी में प्रॉब्लम्स आई होती हैं ओबेसिटी से, वो सारे के सारे रिवर्स होते हैं। तो अब 32.5 का ही क्राइटेरिया आ गया है। तो किसी को अगर डायबिटीज़ है या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो उसके लिए अब जो BMI का क्राइटेरिया आ गया है वो 32.5 एंड इवन 30 भी आ गया है अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज़। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ हो गई जो एक लाइफ लॉन्ग होने वाली बीमारी मानी जाती है, इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आपको और बीमारियां भी हो सकती हैं, तो वो ना हो। तो इसलिए समय रहते मोटापा घटाने की सर्जरी यानी बेरियाट्रिक सर्जरी के बारे में डॉक्टर्स सोचते हैं। ये कैसे होती है, मोटापा कैसे घटता है, इस पर भी आएंगे। उससे पहले डॉक्टर साहब सीधे लोग सर्जरी तक आते नहीं हैं। सबसे पहले फैट बर्नर्स लोग ढूंढते हैं। जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे वही मोटे हो रहे हैं, तो वो कुछ करना नहीं चाह रहे इसलिए शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। तो फैट बर्नर्स या मोटापा घटाने की जो दवाएं होती हैं वो क्या काम करती हैं, कैसे काम करती हैं और क्या वो लेनी चाहिए? जी, तो सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड पे ही जाते हैं, वो जो मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहला तरीका तो यही है कि
कंजर्वेटिव एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज किया जाए, वॉक करना शुरू किया जाए, खाना कम करो। खाने में कंट्रोल किया जाए और फिर अपने डाइटिशियन से मिला जाए, न्यूट्रिशनिस्ट से मिला जाए, अपने मैक्रोस को कंट्रोल किया जाए। बट हाँ, ये सब चीज़ें फेल होती हैं तो अभी न्यूअर ड्रग ऑप्शंस भी आ गए हैं। फैट बर्नर्स बहुत ही एक वेग टर्म है, ऑल्दो जो पहले जो मेडिकेशंस यूज़ होती थी उनके बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते थे एंड प्लस उनके इफ़ेक्ट्स भी कोई लॉन्ग लास्टिंग या प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। तो देयर आर न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, जिनमें से दो आप बहुत ही कॉमनली नाम सुनते होंगे, ओजेम्पिक एंड मोंजारो, जी बहुत। जो आजकल सेलिब्रिटीज के लिए और उसमें आ रहा है। तो दे आर ऑल्सो, so there is an option to that also. So first coming on to Ozempic. जी। तो Ozempic जो आजकल ये न्यू जनरेशन के जो ड्रग्स आए हैं, ये एक्चुअली डायबिटीज़ कंट्रोल करने के जो ड्रग्स हैं उनसे डिराइव किए गए हैं। तो कुछ एंटी डायबिटिक ड्रग्स का वेट लॉस का इफेक्ट देखा गया। तो जब वो चीज़ देखी गई तो सारे रिसर्चर्स ने उन ड्रग्स पे और काम करना शुरू किया और फिर उनमें से ये दो ड्रग्स निकल के आए हैं, जिसमें से एक ओजेम्पिक है विच इज़ अ सेमाग्लूटाइड एंड सेकंड इज़ मोंजारो विच इज़ टेज़ापेटाइड, है ना, जो इनका जो क्लास ऑफ ड्रग है। जी। तो फर्स्ट कमिंग ऑन टू ओजेम्पिक, वैसे दोनों ही ड्रग्स जो हैं इनका हम किसी भी जैसे सर्जरी हो गई या कोई भी ड्रग हो गया कि वो कितना इफेक्टिव है, तो हम इस चीज़ में नापते हैं कि कितना वो वेट लॉस करवा रहे हैं, है ना, टोटल वेट का कितना परसेंटेज ऑफ वेट लॉस करवाते हैं। जी। तो स्टडीज़ में देखा गया है कि जो ओजेम्पिक है वो अराउंड 15 to 18% तक वेट लॉस कराता है। मोंजारो है वो थोड़ा सा ज़्यादा 20-22%। एंड फिर हमारे बेरियाट्रिक सर्जरी आती हैं जिनमें एक्चुअल वेट लॉस जो होता है वो 25 to 30% तक भी होता है। तो ओजेम्पिक एंड मोंजारो, जैसा मैंने बताया, ये न्यूअर ड्रग्स हैं जो आजकल बहुत यूज़ किए जा रहे हैं। ऑल्दो ये है कि ये अभी ड्रग्स नए आए हैं। कैसे काम करती हैं ये दवाएं बॉडी में जाके? ये ओके, तो जैसे दीज आर क्लास ऑफ ड्रग जो GLP-1 एनालॉग जिनको हम बोलते हैं। बेसिकली ये जब दवाइयाँ लेते हैं तो बॉडी में अपने आप ही भूख लगनी कम हो जाती है ना, एंड सटाइटी जो होता है वो अर्ली सटाइटी कॉज कराती है कि थोड़ा सा ही खा के लगता है कि पेट भर गया है। तो बेसिक मैकेनिज्म इनका यही दो हैं कि भूख भी कम लगेगी और सटाइटी भी जल्दी आ जाएगी। लेनी चाहिए ये दवाएं? वेल इट डिपेंड्स कि जैसे ओजेम्पिक और मोंजारो दोनों ड्रग्स में ये हैं कि आपको इनको लेते रहना पड़ेगा, है ना। जब आप इनको छोड़ेंगे तो फिर से जो है वेट आप गेन कर लेंगे। तो लेते रहना पड़ेगा में अगर आप कंटिन्यूसली ले रहे हैं उससे नुकसान भी हो सकते हैं? नुकसान सी हर दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे ही इन दवाओं के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, है ना। जैसे नोजिया एंड कुछ लोगों में डायरिया, सेंसेशन ऑफ ब्लोटिंग, ये सब साइड इफ़ेक्ट्स इनके कॉमन हैं। बाकी लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट कुछ सिवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिन पे स्टडीज़ चल रही हैं, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। एंड कुछ एक इनके जो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी ये न्यूअर ड्रग्स हैं तो अभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का या कुछ इफ़ेक्ट्स का हमें नहीं पता है, जो कि समय के साथ साथ जब जनरल पॉपुलेशन लेगी उसके हिसाब से जब पोस्ट मार्केटिंग जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कंपनीज स्टडी करती हैं, तो कुछ इफ़ेक्ट्स हमें बाद में जाके पता लगेंगे। तो अभी मैं यही बोलूँगा कि मतलब इनको हम यूज़ कर सकते हैं, बट हाँ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं वो हमें अभी देखना पड़ेगा। जी। बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, ऐसी रील्स हैं जहाँ से ओजेम्पिक आजकल बहुत पॉपुलर है, तो सीधे जाके केमिस्ट से ये दवाएं लेकर अपना वज़न घटाना, इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये राइट टेक्निक नहीं है, राइट मेथड नहीं है। उसका तरीका यही है कि आप अपने बेरियाट्रिक सर्जन को या अपने जिन भी फिजिशियन को या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं आप उनको दिखाइए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। उसके बाद में ऐसी ओबेसिटी का सिर्फ जैसा मैंने बताया कि ओबेसिटी के और भी कारण हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार डिप्रेसिव सिम्टम्स होते हैं जिसमें ओवर ईटिंग एक कंपोनेंट होता है। तो आपको मोटापा तो दिखेगा बट आपको उसके पीछे का डिप्रेशन नहीं पता लगेगा, तो वो आपके डॉक्टर्स ही उसको डायग्नोज कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जिसमें बॉडी में हार्मोन्स कुछ इस तरह से निकलते हैं कि आपका वेट
गेन हो जाता है। तो इन सबको डायग्नोज प्रॉपरली करना, जैसे हाइपोथायराइडिज्म होता है उसमें भी वेट गेन होता है, तो इन सब चीज़ों को पहले डायग्नोज करना ज़रूरी है। जब पता लग गया है कि हाँ ओबेसिटी का कोई और कारण नहीं है, तभी हम इन ड्रग्स के तरफ जाते हैं या फिर बेरियाट्रिक सर्जरी की तरफ जाते हैं। तो प्रॉपर इवेल्युएशन इज मस्ट। सो यू शुड फर्स्ट कंसिडर योर बेरियाट्रिक सर्जन और द एंडोक्रिनोलॉजिस्ट। उसी के बाद में आपको इन ड्रग्स पे जाना चाहिए। जस्ट ओवर द काउंटर लेके आपको नहीं खाना है। एंड उसमें भी एक सवाल ये, मान लीजिए कोई इंसान है जिसका ऑप्टिमम वजन 50 किलो होना चाहिए, उसका 55 या 60 है, और दूसरा इंसान है जिसका होना चाहिए 50 पर 80 है, तो क्या दोनों लोगों को दवा लेने से फायदा होगा? हमें देखना होता है कि किस फायदे और नुकसान को हमें ना एक तराजू में लेके तोलना होता है। तो जिसका अब आइडल बॉडी वेट जिसका 50 है, जिसका 50 है और उसका वेट 55 है, तो क्या उसको वो ड्रग्स लेने से वेट लॉस हो जाएगा? हाँ, वेट लॉस तो हो सकता है, बट क्या उसके लिए वो ज़रूरी है? या फिर जो उस ड्रग से साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, है ना, तो उनका जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या वो साइड इफ़ेक्ट्स से उसका लाइफस्टाइल तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा? आप समझ रहे हैं? तो बड़ी सारी ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। 5 से 10 किलो ग्राम वज़न ज़्यादा है तो इट कैन बी कंट्रोल विद एक्सरसाइज एंड डाइट ओनली। जो बेरियाट्रिक सर्जरी में भी आपका जो इंडिकेटर बनाए हुए हैं कि BMI शुड बी 40 या फिर 35 विद कोमॉर्बिडिटी, ये क्यों बनाया गया है? इसका कारण है, इसका कारण ये है कि जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि जिनका BMI 40 है या जिनका BMI 35 विद कोमॉर्बिडिटी है, उनमें जब कंजर्वेटिव मेथड्स को फॉलो किया गया तो उनमें कंजर्वेटिव मेथड्स की सक्सेस रेट वाज ओनली 5%। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए इतना ज़्यादा था कि इतना ज़्यादा था कि अगर वो वेट लॉस कर भी पाए तो थोड़े टाइम में उन्होंने गेन कर लिया, वो उस चीज़ को सस्टेन कर नहीं पाए या उनका विल पावर इतना नहीं होता है। तो इसीलिए BMI 40 पे या फिर 35 विद कोमॉर्बिडिटीज़ पे हम कंजर्वेटिव ट्रायल को यूजुअली अब नहीं करते हैं जैसे पहले कहा जाता था, बिकॉज उसमें फेलियर रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके। तो ड्रग्स के साथ में ये भी देखना है कि कौन उसका प्रॉपर कैंडिडेट है या कौन नहीं है। पर जो लोग एक्सरसाइज करना नहीं चाहते, जो सर्जरी कराना नहीं चाहते, उनको एक आसान रास्ता मिल गया है कि वेट लॉस पिल्स ले लो। अक्सर हम देख रहे हैं मसल लॉस भी आने वाले समय में, अगर लंबे समय तक कोई इस तरह की दवाएं लेके अपना वेट कंट्रोल करता है तो मसल मास लॉस होता है। बिल्कुल होता है। हम कभी भी हमारा अगर हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे कम लेंगे तो हमारा ओवरऑल जो वेट लॉस होता है, इनफैक्ट इन बेरियाट्रिक सर्जरी ऑल्सो जो ओवरऑल वेट लॉस होता है उसमें मसल लॉस भी होता है। बट बेरियाट्रिक सर्जरी में ये होता है कि हम साथ में प्रोटीन के साथ में उनको प्रोटीन के सप्लीमेंट्स साथ में देते हैं, तो इसलिए वेट लॉस जो होता है वो मोस्टली उसमें प्रोटीन का कंपोनेंट इतना ज़्यादा नहीं होता है। बट जब हम ड्रग्स की तरफ जाते हैं तो आपका ओवरऑल, जैसे मैंने बताया कि भूख कम लगेगी और आपका सैटिस्फैक्शन भी अर्ली हो जाएगा, तो आपकी डाइट ही बहुत कम हो जाती है, तो ऑब्वियसली मसल लॉस ज़्यादा होता है। उससे क्या नुकसान होते हैं? मसल लॉस इज नॉट गुड फॉर बॉडी। तो मसल किसी भी सर्जरी में भी अगर हम देखते हैं कि कौन सा इंडिविजुअल है जो सर्जरी का कैंडिडेट अच्छा कैंडिडेट है या नहीं है, तो वो मसल मास से ही कई स्टडीज़ में कैलकुलेट किया गया है। तो मसल इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, तो जिनका मसल मास इतना नहीं होता है उनमें बड़ी सारी सर्जरीज में हमने देखा है कि उनके कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस मसल लॉस होता है तो आप ओवरऑल भी आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन जो हैं वो बॉडी में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसको आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बुजुर्ग जो वज़न कम होने की वजह से बाद में लड़खड़ाने लगते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मसल मास उनमें कम है और इसलिए वो लड़खड़ा रहे हैं। बिल्कुल इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप हमेशा से बॉडी एक्सरसाइज करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपको ओल्ड एज में उतनी ही प्रॉब्लम्स कम होती हैं। अब आते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी। हमने जब आज से कई साल पहले जब भारत में बेरियाट्रिक सर्जरी आई और उसका नाम सुना तो स्टमक स्टेपलिंग भी उसको कहा जाता था, तो दिमाग में ये था कि अच्छा पेट में कोई स्टेपल लगा के और उसको छोटा कर देते हैं। तो क्या करते हैं बेरियाट्रिक सर्जरी में? मोटा मोटा तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आपने बताया पेट काट के स्टेपलर लगा दिया। मतलब स्टेपलर एक्चुअली क्या है, ये सर्जिकल स्टेपलर्स आते हैं, है ना, इट्स डिफरेंट।
अब सर्जिकल स्टेपलर्स आ गए हैं, तो इसलिए वो स्टेपलर का तो बट जनरल पॉपुलेशन को लगता है कि जो हम पेपर पे यूज़ कर रहे हैं स्टेपलर्स वही स्टेपलर्स हैं। करते क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी? तो बेरियाट्रिक सर्जरी में हम करते ये हैं कि एक्चुअली पहले हम जान लेते हैं कितने तरह की होती है। तो मोटा मोटा 2 तरह की होती है। एक होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और दूसरा बाईपास। तो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो होता है उसमें हम स्टमक को एक्चुअली छोटा कर देते हैं, है ना। और वो स्टेपलर्स की मदद से ही किया यानी जो जाता है। पेट की थैली है जी उसको छोटा कर दिया। बिल्कुल। तो हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहले फूड पाइप में जाता है और फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है। तो स्टमक जो होता है वहीं से जो हमारे हंगर पैंग्स हम बोलते हैं वो ओरिजिनेट स्टमक से ही करते हैं। तो स्टमक की कितनी कैपेसिटी है उस पर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी भूख लग रही है, आप कितना खा रहे हैं। तो जब हम स्टमक को ही हम छोटा कर देते हैं तो आप थोड़ी सी मील लेते हैं, उसी में आपका पेट भर जाता है, आपको सैटिस्फैक्शन आ जाती है। और ये मैकेनिज्म होता है वेट लॉस का। ओके, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी की मतलब पेट को छोटा किया, हाँ, उसमें हम उसमें स्टमक जगह को ही कम छोटा रह कर गई देते हैं, जगह कम रह तो जाती है। पेट भर गया। बिल्कुल। ओके, दूसरा तरीका? दूसरा तरीका होता है बाईपास का। तो बाईपास में ये होता है कि हम उसमें स्टमक को तो छोटा करते ही हैं, बट उसमें मेन मैकेनिज्म ऑफ वेट लॉस इज नॉट दैट। उसमें हम छोटी आंत के साथ में उसका एक बाईपास भी बना देते हैं। तो उससे ये होता है कि आप जो खाना खाते हैं उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन मोटा मोटा बाईपास हो जाता है। तो हमारा छोटी आंत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाईपास हो जाता है और खाना जो है वो छोटी आंत के अगले हिस्से में जाने लगता है। तो बेसिकली उसमें जो आपके मैक्रोज होते हैं वो कम एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसको हम मैल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहते हैं। तो ये अच्छा। मोटे मोटे ये 2 तरह के सर्जरीज होती हैं। जी, बेरियाट्रिक सर्जरी को लेकर डॉक्टर साहब बहुत लोगों में डर रहता है कि हम जब सर्जरी कराएंगे उसके बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो ये परसेप्शन कितनी सही है और क्या पिछले कुछ सालों से अब में सिनेरियो बदला है? बिल्कुल, अब काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। पहली बात तो ये है कि जब ये नई टेक्निक आई थी तो सर्जन्स भी लर्न कर रहे थे। बट अब ये है कि अब ये सर्जरी भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड जितने भी सर्जन्स हैं दे आर वेल ट्रेन्ड। अब ये बहुत ही सालों से इस्टेब्लिश्ड सर्जरी है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस रेट हैं वो ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। इनफैक्ट देयर हैव बीन सम स्टडीज जिसमें कि बेरियाट्रिक सर्जरी को अब गॉलब्लैडर सर्जरी से कंपेयर कर लिया गया है। अच्छा। वो बोल रहे हैं कि उसमें जो कॉम्प्लिकेशन रेट हैं वो आर एज लो एज इन अ गॉलब्लैडर सर्जरी। अच्छा। तो अब कॉम्प्लिकेशन रेट इतने कम हो गए हैं। तो अगर मोटा मोटा सेफ्टी की बात की जाए तो इट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी नाउअडेज। जैसे आपने कहा स्टमक को छोटा कर दिया या फिर उसको बाईपास करके छोटी आंत की तरफ खाना बाईपास हो गया, तो इसमें हम ये मान रहे हैं कि इंसान को भूख भी कम लग रही है, उसका पेट भी जल्दी भर रहा है, तो क्या ऐसे में उसको कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती है? बिल्कुल। तो उसमें जो मोटा मोटा जो हमारा बाईपास सर्जरी होती है, बाईपास सर्जरी में क्या होता है कि क्योंकि मैल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, मतलब मैक्रोज एब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं, तो मैक्रोज के साथ में माइक्रोज भी कई एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो उसमें विटामिन की डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी ये होने के चांसेस हमेशा रहते हैं। इसीलिए हमेशा बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद खासकर से मैल एब्जॉर्प्शन सर्जरी, अगर किसी की बाईपास सर्जरी हुई है तो उनको रेगुलर फॉलोअप के लिए कहा जाता है, विच दे शुड डू, सो दैट कोई भी अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी पकड़ में आ तो जाए। जिन लोगों की मोटापा घटाने की सर्जरी होती है बाद में उनका जो डाइट पैटर्न है या जो उनको दवाएं दी जाती हैं उसमें इन बातों का भी ख्याल रखा जाता होगा? सी बिल्कुल। एक्चुअली बेरियाट्रिक सर्जरी एक जो साइकिल होती है उसको भी ब्रेक करता है। जैसे आपका जो ओवर ईटिंग जो होती है, प्लस आपका जो खाने पीने का जो तरीका होता है, वो हर चीज़ में एक ब्रेक आता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सर्जरी के बाद में वही सब खा सकते हैं या आप वही हाई कैलोरी डाइट पे दोबारा जा सकते हैं। तो फिर आपका वेट गेन आगे भी करने के चांसेस हमेशा रहेंगे। तो ऑल्दो उस लेवल तक नहीं होता है जितना इनिशियली था सर्जरी से पहले, बट या वेट गेन करने का हमेशा चांसेस रहेगा। तो इसलिए आपको हमेशा सर्जरी के बाद भी जो आपको डाइट चार्ट दिया जाता है या डाइट जिस तरह से बताई जाती है उसको फॉलो करना होता है। क्योंकि कई लोगों की टेंडेंसी होती है वो थोड़ा सा चीट करते हैं सबकॉन्शियसली ऑल्दो कि अब ज़्यादा अगर नहीं खाया जा रहा है तो वो ज़्यादा कैलोरी वाले जूसेस या सिरप्स कुछ इस तरह से लेने लग जाएंगे। तो ऑब्वियसली उस तरह से नहीं करना होता है। बड़े हिम्मत का काम है, पहले इतना मोटापा बढ़ाया, फिर सर्जरी कराई, फिर वेट बढ़ा लिया। नहीं, मैंने जैसे बताया वो कॉन्शियसली नहीं करते हैं, सबकॉन्शियसली होता है। बट हाँ, कुछ थोड़ा सा टेंडेंसी रहती है। क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिनकी तरफ ध्यान रखना चाहिए अगर आप बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं? तो कुछ चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए?
जी बिल्कुल। तो बेरियाट्रिक सर्जरी जब आप कराते हैं तो जैसा मैंने बोला रेगुलर फॉलोअप रहेगा उसमें, तो रेगुलर फॉलोअप के लिए तैयार रहना चाहिए। जो फॉलोअप्स होते हैं वो शुरुआत में थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली होते हैं, 3 मंथ्स या 6 मंथ्स में, बाद में वो थोड़ा सा हम उसको बढ़ा देते हैं टाइम को, इंटरवल को, जैसे 6 मंथ्स से 1 ईयर। बट हाँ, रेगुलर फॉलोअप्स के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि आपका कितना ज़्यादा वेट है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, आपकी थोड़ा सा लूजनिंग ऑफ स्किन भी होती है, तो थोड़ा सा एक ये चीज़ होती है, उसके लिए भी थोड़ा सा मेंटली आपको तैयार रहना चाहिए। पेट पे स्टिचेस भी लगते होंगे? स्टिचेस आते हैं, ऑल्दो जैसे मैंने बताया कि अभी ये जो बेरियाट्रिक सर्जरी होती है लैप्रोस्कोपिक होती है, तो लैप्रोस्कोपिक का मतलब ही ये है कि हम की होल सर्जरीज करते हैं। जी। उसमें 4 to 5 की होल्स आते हैं, 1 सेंटीमीटर to 5 mm के। उन्हीं के थ्रू हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स डालते हैं, उन्हीं के थ्रू पूरी सर्जरी हो जाती है। तो आते हैं बट की होल्स होते हैं, एंड उसी की वजह से पेन भी ज़्यादा नहीं होता है। तो पोस्ट सर्जरी हमारे जो पेशेंट्स हैं वो 4 आवर्स के अंदर ही वॉक करने लगते हैं, नेक्स्ट डे से ही वो लिक्विड्स लेने लगते हैं, और 2 दिन के अंदर ही डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। ओके। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद क्या-क्या नहीं खा सकते? अ, जिन चीज़ों से वेट बढ़ता है, हाई कैलोरी चीज़ें जो हाई कैलोरी वाली होती हैं वो नहीं खा सकते, नहीं पी सकते हैं। सी क्या होता है कि जब कोल्ड हम ड्रिंक, पिज़्ज़ाज़? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। ऐसा होता है कि जब आपकी बेरियाट्रिक सर्जरी होती है, जब शुरुआत में जो हम स्टमक को छोटा करते हैं, तो वो शुरू में तो आपका एपेटाइट और वो कम रहेगा, बट धीरे धीरे वो जो पाउच होता है वो थोड़ा सा पहले से बड़ा हो जाता है। कभी भी इनिशियल उस पर नहीं पहुंचता है, बट हाँ थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे इस चीज़ की गुंजाइश होती है कि आप थोड़ा ज़्यादा भी खा लें, या फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें भी ले लें। तो बस उस चीज़ को ब्रेक नहीं करना है। उस समय पे भी आपने जो अभी तक सर्जरी के बाद में जिस तरह का लाइफस्टाइल और ईटिंग हैबिट्स जो करनी थी वो करी हैं, तो बस वही को उसी चीज़ को आगे भी मेंटेन रखना है, दैट इज़ इट। क्यों ज़रूरी है मोटापा घटाने की सर्जरी? कई बार पेशेंट इस हालात में आते हैं कि आपको उन्हें सर्जरी रिकमेंड करनी पड़ती है, क्या रीज़न होता है? सी तो पहले इंडिया में भी, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड भी, बेरियाट्रिक सर्जरी को जस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी की तरह लिया जाता था। ऑल्दो इतनी सारी स्टडीज़ हुई तो पता लगा कि वो इट्स नॉट जस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी। इनफैक्ट पहले तो इंश्योरेंस वाले इनको कवर भी नहीं करते थे कि कॉस्मेटिक सर्जरी करके, अब बट कवर्ड है? बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छा। कवर्ड है। क्यों? क्योंकि जब स्टडीज़ हुई तो देखा गया कि ओबेसिटी, एक्चुअली ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़, है ना, वो डिजीज़ है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में और भी जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो आपकी बॉडी पे उतना ही बुरा इफेक्ट डालती हैं। जैसे कि अगर डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ के बाद में किसी को हार्ट हार्ट अटैक्स के, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, उनके जो चांसेस होते हैं, तो वो जैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति में वैसे ही उसमें भी हैं। जिसमें किसी नॉर्मल व्यक्ति में अगर डायबिटीज़ है और बेरियाट्रिक जो किसी ओबेसिटी वाले पेशेंट में डायबिटीज़ है, तो दोनों में चांसेस वही हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो कम हो जाती है। तो ये देखा गया है कि जो मॉर्बिडली ओबीज, इन पेशेंट्स को हम मॉर्बिडली ओबीज बोलते हैं, तो मॉर्बिडली ओबीज जो पेशेंट्स हैं उनमें बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज एंड स्लीप एपनिया सिंड्रोम, इसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाती है। इन्हीं चीज़ों को रिवर्स करने का एक तरीका बेरियाट्रिक सर्जरी है। जितनी जल्दी उसको कराया जाए उतना ही इफेक्ट ज़्यादा अच्छा रहता है। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन कुछ कुछ लोगों में बिल्कुल रिवर्स भी हो जाती है, बिल्कुल उनको दवाई की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो जब डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का चांस कम हो जाएगा। अगर हम डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन को भी हटा दें तो भी जो मॉर्बिडली ओबीज पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि उनका वजन इतना ज़्यादा होता है कि उनके हार्ट को अनड्यू स्ट्रेस होता है, अनड्यू प्रेशर होता है ब्लड पंप करने का। उसकी वजह से भी उनको हार्ट फेलियर के चांसेस आगे चल के बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बेरियाट्रिक सर्जरी उस चीज़ पे भी चेक लगाता है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑब्वियसली फिर बढ़ाता है। एक बार मोटापा घटाने की सर्जरी करा ली, फिर मोटापा खत्म? बिल्कुल, तो मोटापा ख़त्म, बट हाँ, मैं वही बोलूँगा कि उसके बाद भी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है, क्योंकि 4 to 5 ईयर्स के बाद में वेट गेन होने की टेंडेंसी रहती है। ऑल्दो उतना कभी नहीं होता है जितना आपका इनिशियली था, बट हाँ थोड़ी सी टेंडेंसी रहती है। तो हमेशा ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखना है, बट आपका वेट तो ऑब्वियसली लॉस होएगा एंड वो मेंटेन रहेगा। ऐसे तो नहीं मरीज दोबारा आते हैं कि फिर से सर्जरी कर दो, बढ़ गया? कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, अगर वो ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान नहीं रखते हैं, तो ऐसा भी होता है। बट वो मोस्टली उनमें होता है जिनका इनिशियली
भी BMI इज़ वेरी हाई, लाइक जिनका 60s या 70s में होता है, और मोस्टली उनमें ये चांसेस ज़्यादा देखे गए कितने हैं। सबसे ज़्यादा कितने वजन वाले मरीज की आपने सर्जरी की है? वज़न सबसे ज़्यादा वज़न 170 केजीज़ एक पेशेंट का था, उनकी करी है। ओटी टेबल पे आ जाता है वो मरीज? हाँ, अब ओटी एक्चुअली जो ऐसे जो स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल्स हैं, जिन जो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए स्पेशलाइज़्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे ओटी टेबल्स भी जो बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए जो ओटी टेबल की रिक्वायरमेंट होती है, उसी तरह के ओटी टेबल मंगाए जाते हैं, जो इवन 250 केजी तक का वेट, 230 से 250 केजी तक का वेट सह सकते हैं। तो जो हॉस्पिटल्स इक्विप्ड हैं, उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स हैं, ओटी टेबल भी उसी तरह का है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी उसी तरह के हैं। ध्यान में रखते हुए कि बेरियाट्रिक पेशेंट है, मोटा पेशेंट है, ज़्यादा वेट है। इतने मोटे पेशेंट की सर्जरी करते हैं, एनेस्थीसिया की डोज भी ध्यान में रखनी पड़ती होगी। बिल्कुल, एनेस्थीसिया पार्ट भी उसमें चैलेंजिंग होता है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द डोजेज, ऑब्वियसली डोजेज भी हमें ज़्यादा देनी पड़ती है। अब आप ज़्यादा डोजेज देते हैं तो और ख़ासकर से मोटे पेशेंट्स में क्या होता है, एनेस्थीसिया ड्रग्स का रेजिडुअल इफेक्ट भी रहता है। तो उनको जब हम ट्यूब आउट करते हैं, एक्सट्यूबेट करते हैं और होश में लाते हैं, तो उस समय भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी रिकवरी थोड़ी सी डिलेड होती है उस समय पे। प्लस जो इतने मोटे पेशेंट होते हैं, उनके पास उनमें कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे मैंने बताया डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, तो वो भी इन इटसेल्फ चैलेंजिंग हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सिंड्रोम होता है, लंग्स थोड़े से वीक हो गए होते हैं उनके, तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है। बट जैसा मैंने बताया कि जो वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें वेल ट्रेन्ड सर्जन्स एंड इक्वली ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट होते हैं, तो वो मोस्टली प्रॉब्लम हमारे सेंटर्स पे नहीं आती है। एक मोटापा कितनी सारी समस्याओं की जड़ हो सकता है, ये इस बात से ही समझ में आता है कि जब ओटी टेबल पर मरीज को ले जाया जाता है तो वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के साथ उस टेबल पे होता है। तो सीधी सी बात यह है कि वज़न बढ़ता किलोग्राम में है और घटता कुछ ग्राम में है, इसलिए बढ़ाना ही क्यों है। वैसे भी मेडिकल साइंस अब इस बात को बार बार कह रही है कि कम खाने वाले लोग ज़्यादा लंबा जीते हैं और ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक कर लेंगे तो आपको बेरियाट्रिक सर्जरी तक पहुंचने की नौबत नहीं आएगी, ना ही वेट लॉस पिल्स के शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ेगी। डॉक्टर साहब, आप वज़न घटाने वाले लोगों को चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे? आपके पास आएँ, दवाएँ खाएँ, क्या करें? मैं वही बोलना चाहूँगा जो मैं शुरू से बोल रहा हूँ, कि अपने हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करें, अपने डाइट पे ध्यान रखें, मैक्रोज कंट्रोल करें, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलें, बात करें। सबसे अच्छा तरीका वही है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स नहीं, तो जितना नेचुरली इस तरह से आप कर सकते हैं उतना करिए। और आप माने या ना माने, भारतीयों में आदत है ज़्यादा खाने की, तो कम खाएं और सेहतमंद रहें। नमस्कार।